हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। तो ये डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा रिविजिट करते हैं मैट्रिसेस को। हमने पढ़ा था इससे पहले चैप्टर 3 में कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। वहाँ हमने देखा था कि हमारे पास कोई डेटा है जिसमें कुछ नंबर्स हैं या कुछ फंक्शंस हैं, उनको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर रखा है, रोज में और कॉलम्स में अरेंज कर रखा है। तो उस अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हम मैट्रिक्स को अगर थोड़ा सा और अलग ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस की। स्क्वायर मैट्रिसेस यानी वो मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 1। ठीक है, यानी एक रो और एक कॉलम। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, चैप्टर 3 में हमने सीखा हुआ है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट क्या कर रही है। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पर कहीं नंबर लाइन पर 0 है, ये 1 है, ये इस तरह से और नंबर्स हैं, 2 है, -1 है। तो ये जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 लिखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है जो कि 0 से जिसका डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है और ये मैट्रिक्स इस डिस्टेंस को या इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, या हम किस में सोच रहे हैं, 1 डायमेंशन में हम यहाँ पर सोच रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई और मैट्रिक्स है, सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करके हमने एक मैट्रिक्स बनाई, हमें क्या मिलेगी, ऐसी कुछ मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये जो -1 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है जो कि 0 से 1 यूनिट ही दूर है, जितना ये दूर था उतना ही दूर है। लेकिन क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि अभी पहला वाला जो हमारा पॉइंट था वो तो 0 के राइट में था, लेकिन ये पॉइंट 0 के लेफ्ट में है। तो अब ये जो -1 इस मैट्रिक्स में लिखा है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रही है इस लेंथ को। ये 0 के लेफ्ट में हम 1 यूनिट जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है, इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है ये मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो I1 मैट्रिक्स है, इसके साथ में हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, 1 यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में। -1 मैट्रिक्स 1 यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है लेकिन 0 के लेफ्ट में, तो हमने इसको नंबर दे दिया -1। ऐसे हम दे सकते हैं। और सोचते हैं, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स को बनाया, तो वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास, इसी के अकॉर्डिंग देखें तो वो कौन सी लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है, वो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। वो हमें बता रही है कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसके कितने टाइम्स, अब जो हमारा पॉइंट है वो उसके कितने कितने टाइम्स दूर है, उसकी 0 से जो उसका डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के कितने टाइम्स है ना। तो वो इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको हमने नंबर दे दिया एक 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हर ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक नंबर दे सकते हैं, क्योंकि हर वो मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे ही अगर हम सोचें 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में जब हम सोच रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की। ठीक है, कैसे बनाते हैं हम ये, डायगोनल पे 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0। इसको अगर थोड़ा सा हम और ध्यान से सोचें, सपोज कीजिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है ओरिजिन। ठीक है, हमने यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ किया यूनिट लेंथ का। ठीक है, यहाँ पे 1 है, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया जिसकी टेल जो है वो लाई करी ओरिजिन पर, और जो उसका हेड है वो उस लाई कर रहा है 1, 0 इस पॉइंट पर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। ऐसे ही हमने जे एक्सिस वाई एक्सिस के वाई एक्सिस पर एक वेक्टर बना दिया हमने, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 यूनिट है। और तो हमारे पास एक और वेक्टर है जिसका जो टेल है वो तो ओरिजिन पर ही है, और जिसका जो हेड है वो कहाँ प्रेजेंट है,
ये जो इसकी टिप है ये प्रेजेंट है एक पॉइंट पर 0,1 पर, ठीक है। यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो हम इसको कैसे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जे कैप, ठीक है। तो एक आई कैप वेक्टर है और एक जे कैप वेक्टर है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम 1 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे आई कैप वेक्टर का हेड कहाँ पर है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और ये जो दूसरा है कॉलम 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे जे कैप जो वेक्टर है उसका हेड कहाँ पर है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो हम कह सकते हैं ये है हमारा, ये आई कैप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या सोच रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड तो बनी हुई है आई कैप वेक्टर की और दूसरी साइड उसकी बनी हुई है जे कैप वेक्टर की, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम को अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो एक साइड आई कैप वेक्टर की है तो ये वाली साइड भी इतनी ही होगी, ये जे कैप वेक्टर है तो ये भी साइड इतनी ही होगी। ये जो अब पैरेललोग्राम बन गया, एक्चुअल में ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है। इसका एरिया अगर हम फाइंड करें, यानी ये जो पैरेललोग्राम यहाँ पर बन गया, इसका एरिया अगर हम फाइंड करें तो ये एरिया कितना है, लेंथ है, साइड्स कितनी है इसकी 1 यूनिट की है तो 1 × 1, यानी ये एरिया हमें मिल गया 1 स्क्वायर यूनिट, है ना, 1 यूनिट स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं इस मैट्रिक्स को हम ये 1 नंबर असाइन कर देते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हमने 1 नंबर दे दिया, चेंज कर दिया थोड़ा सा हमने इस मैट्रिक्स को। हम क्या कह रहे हैं कि हमने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 × I2। तो अब क्या मैट्रिक्स हमारे पास बनकर है 2 0 0 2। अब ये मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो हमारा वेक्टर था ओरिजिनल आई कैप, इसको हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसकी लेंथ हमने बड़ी कर दी और इसकी टिप को अब हमने कहाँ पहुँचा दिया, हमने इसे पहुँचा दिया 2,0 इस पॉइंट पर पहुँचा दिया। तो ये अब हमारे पास ये पूरा का पूरा इतना बड़ा ये वाला वेक्टर आ गया, है ना। तो ये 2,0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई कैप को हमने किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये ट्रांसफॉर्म्ड आई कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी लेंथ हमने बढ़ा दी है। इसकी टेल अभी भी कहाँ पर है, ओरिजिन पर ही है, टेल हमें ओरिजिन से नहीं हटानी है। ऐसे ही जो दूसरा वाला है इसको देखते हैं, ये जो कॉलम 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो जे कैप वेक्टर था इसको भी हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया और इसको लंबा करके हम इसकी टिप को कहाँ ले आए 0,2, इस पॉइंट पर हम इसकी टिप को ले आए। तो अब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बड़े वाले वेक्टर को और इस बड़े वाले वेक्टर को, ठीक है। अब हम इसको अगर कोई नंबर असाइन करना चाहें तो हम क्या सोच सकते हैं कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एक साइड ये वाला वेक्टर है 2i कैप, एक साइड ये वाला वेक्टर है 2j कैप, तो इस पैरेललोग्राम का जो भी एरिया होगा वो नंबर हम इसको असाइन कर देंगे। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या बनेगा, ये भी एक स्क्वायर ही बन रहा है, दोनों साइड्स इक्वल है, 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो 2 × 2 यानी इसका एरिया हो जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसको ये 4 नंबर असाइन कर दिया। और थोड़ा सा सोचें इसको, और कुछ चेंज कर सकते हैं, हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है ठीक है। तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1। हमें क्या पता था, ओरिजिनली हमारे पास ये था आई कैप और ये था जे कैप। अब हम क्या कर रहे हैं, आई कैप को तो हमने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, उसको हम यहीं की यहीं छोड़ देते हैं। हम इस जे कैप को घुमाकर और खींचकर कहाँ ले आए, इसकी टिप को हम ले आए 1,1 पर, यहाँ पर। तो हमने जे कैप को ट्रांसफॉर्म करके ऐसे ऐसे घुमा दिया इसको, ये क्या बन गया, अब ये बन गया हमारा ट्रांसफॉर्म्ड जे कैप, ठीक है। पहले यहाँ पर था जे कैप, अब ये बन गया ट्रांसफॉर्म्ड जे कैप। इन दोनों वेक्टर्स को भी हम एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो हमें पता है कॉलम 1 तो उसका रिप्रेजेंट करेगा कि ये आई कैप वेक्टर की टिप कहाँ है, ये ट्रांसफॉर्म्ड आई कैप वेक्टर की टिप कहाँ है, तो ये तो हमें दिखाई दे रही है अभी भी 1,0 पर ही है। दूसरा कॉलम रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म जे कैप वेक्टर है, अब इसकी टिप कहाँ पहुंच गई, इसकी टिप पहुंच गई 1,1 पर, वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब अगर हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें जिसकी एक साइड ये है और एक साइड ये है, उसका एरिया कितना होगा वो हम फाइंड कर लें, तो वो नंबर हम इस मैट्रिक्स को असाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि ये मैट्रिक्स जो है इस नंबर के इक्वल है।
इसका एरिया फाइंड करते हैं। पैरेललोग्राम है, एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस दिखाई दे रही है 1 यूनिट और हाइट भी दिखाई दे रही है 1 यूनिट, तो इसका एरिया भी 1 यूनिट स्क्वायर ही होगा। तो हमने इस मैट्रिक्स को भी नंबर 1 ही असाइन कर दिया। तो यानी अगर आप ध्यान से सोचेंगे इस बात को, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास और उसमें कुछ भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये जो कॉलम 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई कैप को ट्रांसफॉर्म करके हमने कहाँ पहुँचा दिया, आई कैप को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। और ये जो C2 है रिप्रेजेंट कर रहा है जे कैप को हमने किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है ना। आई कैप के टिप को हमने पहुंचा दिया 2,3 पर, जे कैप के टिप को हमने पहुंचा दिया 4,5 पर। तो हमें दो वेक्टर्स मिले, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स हमें इस तरह से मिलेंगे। ओरिजिन से हमने उसकी टेल को हटाया नहीं है, तो ऐसे कोई दो वेक्टर्स मिलेंगे। और हम ये कह रहे हैं कि इन ऐसा कोई हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स ये दो वेक्टर्स हैं, तो उस पैरेललोग्राम का जो भी एरिया होगा वो नंबर हम इस मैट्रिक्स को असाइन कर देंगे, ठीक है। तो यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है उसको भी हम एक नंबर असाइन कर सकते हैं। वो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी ऑर्डर 2 की, उसका कॉलम 1 और कॉलम 2 जिन दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वेक्टर्स क्या थे, वो आई कैप और जे कैप की ट्रांसफॉर्मेशन करके बनाए गए वेक्टर्स, उनसे बनने वाले एक पैरेललोग्राम का एरिया। अगर हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचें कि ये हमने नंबर निकाला कैसे है, कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ हमें दिखाई देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में जब हम बात कर रहे थे, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यही नंबर मिल रहा है जो हमें चाहिए था। सेम अगर यहाँ पर करें 2 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 0, तब भी हमें क्या मिल रहा है, वही नंबर मिल रहा है जो हमें चाहिए था। यहाँ पर भी ऐसे करके देखते हैं, 1 इंटू 1 में से माइनस करें 0 इंटू 1, 1 इंटू 1 में से माइनस कर दो 0 इंटू 1, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, वही नंबर आएगा जो हमें चाहिए था। तो ऐसे ही इस मैट्रिक्स में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम दिस इंटू दिस कर दें और उसमें से माइनस कर दें दिस इंटू दिस, तो हमें वो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा जो हम इस मैट्रिक्स के साथ में एसोसिएट करना चाहते हैं। तो क्या आ जाएगा, वो 5 2 10 माइनस 3 4 12, तो हमें वो नंबर मिल गया कितना, -2, ठीक है। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के साथ भी हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके पहुंचा देते हैं 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में भी सेम ही चीज़ है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं ऑफ ऑर्डर 3। उसमें हमें पता है क्या क्या नंबर्स होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होते हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल हम पीछे वाले की तरह देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। ये एक यूनिट वेक्टर हमने बना रखा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक यूनिट वेक्टर हमने बना रखा है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और ये एक यूनिट वेक्टर हमने बना रखा है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये क्या है, ये है हमारा आई कैप, ये है जे कैप और ये है हमारा के कैप, ठीक है। और एक हमने ये क्यूब जो है ये कंप्लीट कर दिया इन तीनों वेक्टर्स, जिसकी साइड्स, एक साइड आई कैप है, एक जे कैप है, एक के कैप है, ठीक है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पैरेललोपाइपेड। ये हमने क्या बनाया, पैरेललोपाइपेड बनाया। पैरेललोग्राम को अगर हम 3D में बनाएं, पैरेललोग्राम में तो सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, उसको हाइट भी दे दें तो जो फिगर बनेगा वो क्या है, पैरेललोपाइपेड है। तो क्यूब भी एक पैरेललोपाइपेड है और क्यूबॉइड भी एक पैरेललोपाइपेड है, और किसी भी पैरेललोग्राम में अगर हम हाइट दे दें तो वो भी एक पैरेललोपाइपेड है। तो ये जो पैरेललोपाइपेड बना है, अब हम क्या कह रहे हैं कि इसकी वॉल्यूम अगर हम फाइंड कर लें तो जो भी वो निकल कर आएगी वो नंबर हम इस मैट्रिक्स को असाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाई दे रही होगी कि इस मैट्रिक्स का भी जो पहला कॉलम है, कॉलम 1, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे आई कैप की टिप कहाँ पर है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। दूसरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे जे कैप की टिप कहाँ पर है, 0 1 0, इस कोऑर्डिनेट्स को। और तीसरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे के कैप की टिप कहाँ पर है, इसका हेड कहाँ पर है, यानी 0 0 1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वो दिखा रहा है। तो ये है आई कैप, ये है जे कैप, ये है के कैप, ठीक है। इनसे बनने वाला जो ये पैरेललोपाइपेड दिखाई दे रहा है, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, लेंथ 1 है, ब्रेड्थ भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1 यूनिट क्यूब। तो हमने इस मैट्रिक्स को नंबर दे दिया 1। इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, हम कह रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी 2 0 0 0 2 0 0 0 2।
अब इसका मतलब क्या है कि हमने एक पैरेललोपाइपेड बनाया है जिसमें हमने आई कैप, जे कैप और के कैप की ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्म वेक्टर्स यूज़ किए हैं। ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है, आई कैप, ट्रांसफॉर्म्ड आई कैप है। ये क्या है, ट्रांसफॉर्म जे कैप है। ये क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड के कैप है। ट्रांसफॉर्म किस तरह से हमने किए, इसको खींचकर हमने पहुंचा दिया कहाँ तक, 2,0,0 तक। तो ये बन गया अब हमारा नया वाला नया वेक्टर। इसको भी खींचकर हमने कहाँ पहुंचा दिया, 0, 0, 2 तक पहुंचा दिया। तो ये हमें मिल गया हमारा नया वेक्टर। और ऐसे इसको भी खींचकर हमने कहाँ तक पहुंचा दिया, 0, 2, 0 इस तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के साथ भी अगर हमें नंबर असाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक ऐसा पैरेललोपाइपेड हमारे पास है जिसकी साइड जो है वो एक साइड आई कैप है, ट्रांसफॉर्म्ड आई कैप है, एक साइड ट्रांसफॉर्म जे कैप है, एक साइड ट्रांसफॉर्म्ड के कैप है। तो इससे बनने वाले पैरेललोपाइपेड का जो भी वॉल्यूम होगा वो नंबर हम इस मैट्रिक्स को असाइन कर देते हैं। कैसे बनेगा वो पैरेललोपाइपेड, ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, ऊपर ऐसे और ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे कुछ और यहाँ पर ऐसे कुछ। ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये जो बड़ा वाला बॉक्स अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, बड़ा वाला पैरेललोपाइपेड, ये भी क्यों भी एक्चुअली क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसकी इक्वल है। इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी लेंथ 2 है, ब्रेड्थ भी 2 है, हाइट भी 2 है, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 यूनिट क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को नंबर 8 असाइन कर दिया। ऐसे कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर 3 की है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो एक कॉलम 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई कैप का ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास एक वेक्टर है जो आई कैप का ही कोई ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, और ऐसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसफॉर्म जे कैप, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसफॉर्म्ड के कैप। तो 3 वेक्टर्स है हमारे पास, टेल उनकी अभी भी ओरिजिन पर है। एक आई कैप को ट्रांसफॉर्म करके बनाया है, एक जे कैप को ट्रांसफॉर्म करके बनाया है, के कैप को ट्रांसफॉर्म करके बनाया है। ये 3 वेक्टर अगर किसी पैरेललोपाइपेड की साइड्स हैं, उस पैरेललोपाइपेड की जो भी वॉल्यूम होगी वो नंबर हम इस मैट्रिक्स को असाइन कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स को भी हम एक नंबर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये समझने के बाद पहुंचते हैं हम अपने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पर। क्या कह रही है ये, कोई भी हमारे पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, उसको उसके साथ हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक नंबर असाइन कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं उसके साथ में, और उसी नंबर को हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। इस डिटर्मिनेंट को और हम कैसे समझ सकते हैं, एक फंक्शन की तरह। हम कह रहे हैं एक फंक्शन है जो कि हमने डिफाइन किया है फ्रॉम सेट m टू सेट k। ये सेट m क्या है, ये जो सेट है ये जितनी भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उन सबको हमने उन सबका एक सेट बना लिया, उस सेट को हम कह रहे हैं सेट m। और k क्या है, k क्या है, जितने भी नंबर हैं, कोई भी नंबर, सारे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनका एक सेट हमने बना लिया, उसको हम कह रहे हैं ये है सेट k। तो डिटर्मिनेंट क्या है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन है सारी स्क्वायर मैट्रिसेस का सेट और को डोमेन है सारे नंबर्स का सेट। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस फंक्शन में जब हम इस m सेट में से कोई मैट्रिक्स a डालते हैं तो ये उसको एसोसिएट करके देता है हमें k सेट में से किसी नंबर स्मॉल k, हमें कोई इस सेट में से कोई नंबर निकाल कर देता है। ठीक है, तो ये जो a क्या है, ये एक मैट्रिक्स है जो सेट m को बिलोंग कर रही है, और ये स्मॉल k क्या है, कोई नंबर है जो सेट k को बिलोंग कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डालेंगे तो वो हमें कोई नंबर निकाल कर देगा, चाहे रियल नंबर चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर, पर कोई नंबर निकाल कर देगा। डिनोट कैसे करते हैं, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2, 1, 3, 2 ऐसे कुछ इसके अंदर नंबर्स हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट तो हम इसको ऐसे 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में एनक्लोज कर देंगे, पढ़ेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, या फिर डेट ए ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिर्फ डेल्टा ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे, इस मैट्रिक्स में से हम ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर क्या लगा देंगे, ये 2 लाइंस लगा देंगे, 2, 1, 3, 2 ऐसे लिखा है, इसका मतलब हमें मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे, हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं।
ठीक है, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करें, अब हम निकालते कैसे हैं डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, कुछ एक नंबर लिखा हुआ होगा, एक रो है एक कॉलम है, सपोज यहाँ 3 लिखा है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 3 ही होगा, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 0 से लेकर नंबर लाइन पर 0 से लेकर 3 तक का डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट कर रही है। मैट्रिक्स के अंदर -5 लिखा है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी -5 ही होगा। तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर लिखा है इसका डिटर्मिनेंट वही नंबर होगा ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स में। ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स हमारे पास है, सपोज इसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C D। तो जैसे हमने अभी पीछे देखा था पैटर्न, इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, हम फाइंड करना चाह रहे हैं ये डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, A इंटू डी माइनस C इंटू बी, ए डी माइनस सी बी, ये कर देंगे तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जैसे एक मैट्रिक्स है, सपोज हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 2 1, ये एलिमेंट्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं 1 2 2 1, तो कितना आएगा ये 1 इंटू 1 यानी 1 माइनस 2 इंटू 2 यानी 4, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है ऐसे ही हम करके देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 है ये एनसीईआरटी का, इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। तो हमें क्या करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू -1 ये हमें करना है, तो यानी 4 माइनस -4 यानी 4 + 4, तो डिटर्मिनेंट आ गया इसका 8। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। तो इसमें भी हमें क्या करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ तो आइडेंटिटी लगती हुई हमें दिखाई दे रही है, a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो हो गया कैंसिल आउट और डिटर्मिनेंट आ गया 1। ठीक है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, उसका डिटर्मिनेंट हम निकालना चाह रहे हैं। एलिमेंट्स क्या क्या है इसके अंदर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग। तो सपोज हम क्या कर रहे हैं, ये जो रो 1 है इसके अलोंग हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, इस रो 1 के अलोंग। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या है, जो इस रो में पहला एलिमेंट लिखा है वो एलिमेंट हमने लिख लिया A11, फिर हम क्या करेंगे -1 टू द पावर, जो भी ये दो नंबर्स यहाँ लिखे हैं, ये एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट था, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, यानी इसके लिए i की वैल्यू 1 थी और j की वैल्यू भी 1 थी, है ना, i भी 1 है और j भी 1 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ हम करेंगे i प्लस j यानी 1 + 1। ठीक है, और इसके साथ में हम क्या करेंगे, जिस रो में ये प्रेजेंट है उस रो को हम छोड़ देते हैं और जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है उस कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो अब जो हमारा डिटर्मिनेंट बचा, क्या बचा, अब यहाँ हमें बचा हुआ दिखाई दे रहा है A22 A23 A32 A33, बस इतना बचा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट, इस रो को हमने हटा दिया, इस कॉलम को हमने हटा दिया, उस डिटर्मिनेंट की हम कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई, A22 A23 A32 A33। ठीक है, तो ये तो आ गई पहली टर्म। दूसरी टर्म निकालने के लिए अब हम देखेंगे इस रो का जो दूसरा वाला एलिमेंट है A12, उसको लिखा, उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 टू द पावर i प्लस जे यानी 1 + 2, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में है तो i 1 है j 2 है, 1 + 2। अब क्या करते हैं, जिस रो में ये है उस रो को हटा देते हैं और जिस कॉलम में ये है उस कॉलम को भूल जाते हैं। अब जो डिटर्मिनेंट बचा, सिर्फ ये तो 4 टर्म्स बची दिखाई दे रही है ना, इसमें ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट बन गया अभी। तो इस डिटर्मिनेंट से हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या क्या आएगा, A21 A23 A21 A23 A31 A33। ठीक है, फिर अभी एक एलिमेंट और बचा है इस रो में, तो उस एलिमेंट को भी देखते हैं, A13 A13 यहाँ पर लिख दिया, और क्या करेंगे, साथ में -1 टू द पावर i प्लस जे, i है 1 j है 3, तो 1 + 3 से इसको मल्टीप्लाई किया।
फिर हमने क्या किया, जिस रो में ये था उस रो को भूल गए, जिस कॉलम में ये था उस कॉलम को भी भूल गए, हटा दिया इन्हें। ये जो बच गया डिटर्मिनेंट उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें क्या क्या आएगा, A21 A22 और A31 A32 A31 A32। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो A11 -1 की पावर क्या है 2, इवन नंबर है तो ये तो 1 ही हो गया। ठीक है, इसको तो अब हम ख़त्म कर सकते हैं। और साथ में इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम करते हैं ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो यहाँ आ जाएगा A22 A33 माइनस A32 A23। ठीक है, प्लस A12 और -1 की पावर है 3, -1 की पावर यहाँ पर क्योंकि ऑड है तो -1 इंटू -1 इंटू -1, ये तो माइनस का 1 होगा, ये हो गया माइनस का 1, और प्लस इंटू माइनस यहाँ पर हो गया माइनस का साइन। A12 और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके लिख लेते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी A21 इंटू A33 में से माइनस कर रहे हैं हम A31 इंटू A23। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखते हैं A13 तो था ही, और साथ में -1 की पावर क्या है 4, इवन नंबर है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये तो 1 हो गया। ठीक है, इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं। और साथ में डिटर्मिनेंट यानी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A21 A32 माइनस A31 A22। और अगर हम इसको ओपन कर लें तो हमें फाइनल वैल्यू क्या निकल कर आएगी, हमारे डिटर्मिनेंट की पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये, माइनस A12 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों से, A12 A21 A33 माइनस माइनस हो गए प्लस, A12 A31 A23 प्लस A13 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों टर्म से, A13 A21 A32 और प्लस माइनस माइनस A13 A31 A22। ये हमारे डिटर्मिनेंट की फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी। मज़ेदार बात इसमें क्या है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम रो 1 के अलॉन्ग ही इसको एक्सपेंड करें, हम इसको रो 2 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इवन किसी कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया या C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, तो हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी। जैसे एक करके देख लेते हैं, सपोज हम इसको अब C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट में हमारे क्या क्या था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा कुछ था। हम कह रहे हैं हम इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम इसे इस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो करना हमें क्या है, सेम वही चीज़ जो हम पीछे कर रहे थे। सबसे पहले इसका पहला वाला एलिमेंट देखा हमने, A11 लिख लिया, -1 टू द पावर I प्लस J से हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, और इस रो को भूल गए और इस कॉलम को भूल गए, तो जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है उससे हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, A22 A23 A32 A33। ठीक है, प्लस अगला एलिमेंट हमने देखा, सेकेंड वाला इसका एलिमेंट देखा कॉलम का, क्या है A21 -1 टू द पावर I प्लस J, यानी 2 + 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, और जिस कॉलम में ये है और जिस रो में ये है उसको छोड़कर जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है उससे हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, A12 A13 A32 A33। ठीक है, फिर आते हैं अगली टर्म पर, अगली टर्म यानी ये वाली टर्म A31 लिख लिया यहाँ पर, -1 टू द पावर I प्लस J से हमने किया इसको मल्टीप्लाई, और साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस कॉलम में ये है और जिस रो में ये है उसको छोड़ दें अगर, तो बचा हुआ जो डिटर्मिनेंट है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, A22 A23 एक्सपेंड कर लेते हैं, -1 की पावर 2 है यहाँ, तो 1 हो गया है तो ख़त्म, तो A11 यहाँ बचा, और इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A22 A33 माइनस A32 A23, ऐसा आएगा। -1 की पावर यहाँ पर और दिखाई दे रही है तो ये तो -1 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस A21, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A12 A33 माइनस A32 A13। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, प्लस -1 की पावर फिर से इवन है तो ये तो 1 बन गया, तो इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बचा क्या A31, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो भी आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी A12 A23 में से माइनस करें A13 A22, ओपन कर लेते हैं इसको, A11 A22 A33 ये आ गया, माइनस A11 A32 A23 माइनस
A21 A12 A33 प्लस A21 A32 A13, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं जस्ट, और कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लस A31 A12 A23 और प्लस माइनस माइनस A31 A13 A22। अगर आप इसको देखेंगे और जो पहले हमने वैल्यू निकाली थी इसको देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये दोनों सेम ही वैल्यूज निकल कर आ रही हैं। तो ये भी वही निकल कर आएगा जो पीछे वाली वैल्यू निकल कर आई थी। इसका मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के क्रॉस एक्सपेंड के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन इसका करके अगर हम देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा और भी कि इसको हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो हमें ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं डिटर्मिनेंट में कि सबसे ज़्यादा ज़ीरो किस रो या किस कॉलम में है। जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरो होंगे उसके अलोंग एक्सपेंड करना हमें ईजी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये है इसका कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3। हमें दिखाई दे रहा है जो कॉलम 3 है इसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरो है, तो क्यों ना हम इसको एक्सपेंड करें अलोंग कॉलम 3, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3। ठीक है, एक्सपेंड करने तो तरीका वही है। पहले क्या किया हमने, ये पहला वाला एलिमेंट लिख दिया 4, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, -1 टू द पावर i प्लस जे। आई और जे की वैल्यू क्या है इसके लिए, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में, तो i है 1 और j है 3, 1 प्लस 3। ठीक है, और साथ में किस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस रो में ये है उसको छोड़ देते हैं, जिस कॉलम में ये है उसको छोड़ देते हैं, तो बचे हुए डिटर्मिनेंट से हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर प्लस, अब देखते हैं इसका दूसरा वाला एलिमेंट, ये तो ज़ीरो ही है, 0 इंटू -1 टू द पावर किस में था, ये सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में, यानी 2 + 3। और अगर ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हम हटा दें तो बचेगा क्या हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट बचेगा, उससे हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। प्लस फिर से ये थर्ड वाला ज़ीरो ही है, -1 टू द पावर, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो i3 है, j भी 3, i प्लस जे कर दिया। और थर्ड रो और थर्ड कॉलम को अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो जो डिटर्मिनेंट बचेगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ मज़ेदार बात क्या दिखाई देगी, 0 इंटू दिस टर्म, 0 इंटू दिस टर्म, ये दोनों टर्म्स तो ज़ीरो ही हो जाएंगे, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर, तो इन्हें तो अब हमें फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस टर्म को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 इंटू -1 की पावर इवन है तो ये तो 1 ही हो गया। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, -1 इंटू 1 किया हमने तो -1 -4 इंटू 3 यानी 12, तो ये हमारे पास आ गया 4 इंटू -13, यानी हमारे पास आ गया -52। ठीक है, तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ जो और है इसमें समझने के लिए, वो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सपोज़ हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है ए। ठीक है, कुछ भी मैट्रिक्स है, सपोज़ इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 1 1 1। हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, ऐसे कुछ हम इसको लिख सकते हैं, वो होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 5 इंटू 1 5 माइनस 1 इंटू 1 1। तो डिटर्मिनेंट इसका है 4। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मैट्रिक्स बनाई है बी, जो कि इस ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके बनाई है। ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी उसके हर एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ऐसे हो रहे हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा, वो 10 2 2 2 ऐसा कुछ बन रहा है। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 10 इंटू 2 हो गया 20, माइनस 2 इंटू 2 हो गया 4, ये आ गया 16। 16 को हम और क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4। ये जो 4 था ये क्या था, हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी ए, उसका डिटर्मिनेंट। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, 2 से हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो जो मैट्रिक्स बनी उसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया, 2 स्क्वायर इंटू ए का डिटर्मिनेंट। एक और मैट्रिक्स देखते हैं ऐसे ही, सी मैट्रिक्स हमने कैसे बनाई है, मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, सी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं तो यानी ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, 15 इंटू 3 हो गया 45, माइनस 3 इंटू 3 9, तो ये आ गया 36।
36 आ गया। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 4, या हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी ए उसका डिटर्मिनेंट, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ कुछ पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें क्या दिखाई दिया, मैट्रिक्स ए का कुछ डिटर्मिनेंट था, मैट्रिक्स बी हमने बनाई उस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो उसका डिटर्मिनेंट है 2 स्क्वायर इंटू ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स सी हमने बनाई 3 से मल्टीप्लाई करके, तो उसका डिटर्मिनेंट है 3 स्क्वायर इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, कोई मैट्रिक्स है जो हमने किसी दूसरी मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई करके बनाई है, तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमने यहाँ लिखा। ऊपर पावर में दोनों की क्या है 2, 2 क्या है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, हमें दिखाई दे रहा है ए मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर की है, बी भी 2 ऑर्डर की है, 3 भी ऑर्डर 2 की है। तो यहाँ हमने लिख दिया उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। एन क्या है, एन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और के क्या है जिस कांस्टेंट नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, कांस्टेंट नंबर या स्केलर, जिस स्केलर से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे वो स्केलर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है जो हमने किसी मैट्रिक्स ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके बनाई है, स्केलर क्या है वो के, तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, जहाँ पर के है वो स्केलर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था अपने मैट्रिक्स को, और एन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। यहाँ पे बोल रहे हैं इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कीजिए। तो यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है हर रो में और हर कॉलम में एक 0 है, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सपोज हम रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, लिख भी देते हैं इस बात को, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसका जो पहला एलिमेंट है, यानी 0 इंटू -1 की पावर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये है तो I1 J1, I प्लस J कर दिया, और इस जिस रो में ये है उसको हटा दें और जिस कॉलम में ये है उसको हटा दें, तो बचा हुआ डिटर्मिनेंट 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0। ठीक है, प्लस अब आते हैं इस रो के दूसरे एलिमेंट पर, लिख लेते हैं उसे साइन अल्फा -1 टू द पावर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है ये, तो आई है 1 और कॉलम जे है इसके लिए 2, सेकेंड कॉलम है 1 प्लस 2 कर दिया। अब इसको और इसको अगर हटा दें तो जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बचा उससे इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0। ठीक है, फिर थर्ड टर्म इसकी, थर्ड टर्म ये वाली क्या है, माइनस कॉस अल्फा इसे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 टू द पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आई है 1 और जे है 3। ठीक है, और ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा के जो डिटर्मिनेंट बचा उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, ऐसा कुछ आ गया। एक्सपेंड करते हैं, 0 इंटू समथिंग, ये टर्म तो खत्म, ये तो 0 हो गई। इसको खोलेंगे तो साइन अल्फा इंटू -1 टू द पावर क्या है यहाँ पर 3, ऑड नंबर है तो -1, तो प्लस माइनस ये तो हो गया माइनस साइन अल्फा, और इसको कैसे ओपन करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस साइन अल्फा इंटू 0 तो 0 ही हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा ये बचा। ऐसे यहाँ देखते हैं माइनस कॉस अल्फा, -1 की पावर है इवन नंबर तो 1 हो गया, तो यहाँ क्या आया माइनस कॉस अल्फा, और अंदर क्या बचा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो ये हो गया हमारा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस कॉस अल्फा इंटू 0 तो -0, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस, यहाँ पर भी वही सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, दोनों टर्म्स हो गई कैंसिल और डिटर्मिनेंट आ गया हमारा 0। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, इसका एग्जाम्पल 5 है एनसीईआरटी का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। दोनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं, LHS पर इसको RHS पर इसको, देखते हैं क्या आता है।
तो LHS पर जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 3 इंटू 1 3 माइनस एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर। ये इक्वल दे रखा है किसके, इस डिटर्मिनेंट के, यानी 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2, यानी 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 5। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3 + 5 यानी 8, यानी एक्स आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो कितना आ जाएगा, एक्स हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 2√2, प्लस 2√2 का भी हम स्क्वायर करेंगे तो 8 मिलेगा, माइनस 2√2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 8 मिलेगा। तो एक्स की दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, या तो एक्स प्लस का 2√2 है या फिर एक्स माइनस का 2√2 है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट्स डिटर्मिनेंट्स के यहाँ पर ख़त्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में, और हम देखेंगे डिटर्मिनेंट को यूज़ करके हम किसी एरिया का किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कुछ हमने किया इसके नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, जहाँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है वीडियो के नीचे, उस डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।